बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आइए आज हम फेडरल बोर्ड के न्यू सिलेबस के मुताबिक फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 में मौजूद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, ऑन ड्राई कंक्रीट अ कार कैन डिसेलरेट at a rate of 7 meter per second square, whereas on wet concrete it can decelerate at only 5 meter per second square. Compare the distances necessary to stop the car moving at 30 meter per second on a dry concrete and on a wet concrete. क्वेश्चन है कि एक कार जब उसे एक ड्राई कंक्रीट के ऊपर ब्रेक लगाई जाती है तो उसका रेट ऑफ डिसेलरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन वो है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि उसी कार का रेट ऑफ डिसेलरेशन वेट कंक्रीट के ऊपर उसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन ये है कि अगर कार 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो वो ड्राई कंक्रीट पर रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और इसी तरह वेट कंक्रीट के ऊपर रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये दोनों डिस्टेंस हमने फाइंड करने हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम डाटा लिख लेते हैं। डाटा में हमें वेट और ड्राई कंक्रीट पर रेट ऑफ डिसेलरेशन उनकी वैल्यूज पहले गिवन है, तो हम लिख लेते हैं ए ड्राई इज इक्वल टू -7.00 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज द रेट ऑफ डिसेलरेशन फॉर ड्राई कंक्रीट। क्योंकि ये रेट ऑफ डिसेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव साइन भी यूज किया है। इसी तरह वेट कंक्रीट के ऊपर डिसेलरेशन का रेट है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमें बताया गया है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि जब कार स्टॉप हो जाएगी तो इसकी वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑन ड्राई कंक्रीट। ड्राई कंक्रीट पर कार के रुकने से पहले का डिस्टेंस, जिसे हम एस ड्राई से इंडिकेट कर रहे हैं, वो फाइंड करना है। बी पार्ट है डिस्टेंस ऑन वेट कंक्रीट। वेट कंक्रीट पर रुकने से पहले डिस्टेंस एस वेट, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आइए अब इस क्वेश्चन के हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे फॉर डिस्टेंस ऑन ड्राई कंक्रीट। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi² होता है। ड्राई कंक्रीट पर एक्सेलरेशन को हमने a ड्राई से और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को s ड्राई से हम डिनोट कर रहे हैं, इसलिए लिखा जाएगा 2a ड्राई s ड्राई इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। यहाँ से हमने s ड्राई फाइंड करना है तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। इक्वेशन लिखी जाएगी s ड्राई इज इक्वल टू vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाय 2a ड्राई। इसमें इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे 2 और a ड्राई ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो रहे हैं। इसमें अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और vf की वैल्यू 0 है और a ड्राई की वैल्यू -7 है, तो ये वाली वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में वैल्यू -900 आ गई है और डिनोमिनेटर में वैल्यू आई है -14। नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा और इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करने पर वैल्यू आती है एस ड्राई इज इक्वल टू 64.28 मीटर, जिसे हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 64.3 मीटर। ये कार ड्राई कंक्रीट पर रुकने से पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो है 64.3 मीटर। इसी तरह इस क्वेश्चन का अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, बी पार्ट फॉर डिस्टेंस ऑन द वेट कंक्रीट। इसके लिए हम सेम इक्वेशन यूज करेंगे जो कि हमने ड्राई सरफेस के लिए यूज किया था, यानी एस ड्राई इज इक्वल टू vf² माइनस vi² बाय 2a ड्राई था। इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, बस ये वेट कंक्रीट के लिए सबस्क्रिप्ट वेट इस्तेमाल कर लेंगे। तो एस वेट इज इक्वल टू vf² माइनस vi² बाय 2a वेट। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी वही 13 और वेट कंक्रीट के ऊपर रेट ऑफ डिसेलरेशन की वैल्यू -5। इसे भी सॉल्व करें और नेगेटिव साइन से हम कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास वैल्यू आ जाती है एस वेट इज इक्वल टू 90 मीटर। तो पता ये चला कि वेट कंक्रीट के ऊपर यही कार रुकने से पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो है 90 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच द मैक्सिमम हाइट एंड करस्पॉन्डिंग रेंज आर इक्वल। क्वेश्चन है कि वो एंगल फाइंड करें किसी भी प्रोजेक्टाइल का जिसके लिए उसकी मैक्सिमम हाइट और रेंज की वैल्यू वो आपस में इक्वल हों। फिगर में आपको नजर आ रहा है कि हमने वो एंगल फाइंड करना है जिसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज r और वर्टिकल मैक्सिमम हाइट यानी h, इन दोनों की वैल्यू सेम होंगी। तो आइए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए
सबसे पहले हम एक प्रोजेक्टाइल की हाइट का फार्मूला लिखते हैं। हाइट का फार्मूला होता है h इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g। और इसी तरह एक प्रोजेक्टाइल की रेंज का फार्मूला भी लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू वी आई स्केयर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। हमें जो कंडीशन गिवन है कि रेंज और हाइट की आपस में इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने के लिए h इज इक्वल टू r। अब इक्वेशन नंबर 1 हाइट और इक्वेशन नंबर 2 रेंज, दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू वी आई स्केयर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। इस इक्वेशन में दोनों तरफ वी आई स्केयर और वी आई स्केयर भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं और g की वैल्यू भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाती हैं, और हमारे पास आ जाता है साइन स्केयर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम राइट साइड पे साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इन राइट साइड पे साइन 2 थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोनों तरफ राइट साइड पे भी हमारे पास साइन थीटा है और लेफ्ट साइड पे साइन स्केयर थीटा, तो ये स्केयर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखा जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कॉस थीटा। ये डिनोमिनेटर में जो 2 था ये राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ है, और राइट साइड पे पहले ही हमारे पास जो बाकी बच गया वो 2 कॉस थीटा है। तो ये बन जाता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, क्योंकि राइट साइड पे जो कॉस थीटा है इसे हमने लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड कर दिया है, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया। साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स 4, और कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आती है 76 डिग्री। तो हमें ये पता चला कि अगर तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के किसी भी प्रोजेक्टाइल का 76 डिग्री होगा, तो उस वक्त उसकी रेंज और हाइट वो दोनों आपस में इक्वल होंगी, यानी जितना उसका वर्टिकल डिस्टेंस होगा उतना ही उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी वो प्रोजेक्टाइल कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ जेट प्लेन कम्स इन फॉर लैंडिंग विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन कैन हैव अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर as it comes to rest. From the instant the plane touches the runway, what is the minimum time interval needed before it can come to rest? B part, can this plane land on a small tropical island airport where the runway is 0.8 किलोमीटर long? Explain your answer. क्वेश्चन है कि एक जेट प्लेन जब लैंडिंग के लिए आता है तो उसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, और उसके एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है और वो हो सकती है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन ये है कि कहता है कि जब एरोप्लेन रनवे को टच करता है तो उसके बाद से लेकर उसके एट रेस्ट आने तक, यानी उसकी वेलोसिटी 0 आने तक, वो कितना टाइम उसको दरकार होगा, कितने टाइम में वो रुक जाएगा। और बी पार्ट है क्या वो एक 0.8 किलोमीटर लॉन्ग ट्रॉपिकल आइलैंड पर और रुक सकता है, लैंड कर सकता है। एक्सप्लेन योर आंसर, हमने आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए जो हमें डाटा गिवन है उसमें एरोप्लेन की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वी आई इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन का जो रेट है उसकी वैल्यू हमें बताई गई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ये एरोप्लेन के रुकने के लिए एक्सेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी ने 0 होना है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये रेट ऑफ डिसेलरेशन की वैल्यू गिवन है, इसलिए हमने एक्सेलरेशन में माइनस साइन इस्तेमाल किया है। और फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है, इसलिए हम लिख रहे हैं वी एफ इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, और फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी हमने वो टाइम फाइंड करना है जितना एरोप्लेन को चाहिए एट रेस्ट आने से पहले, टाइम नीडेड बाय द प्लेन टू कम एट रेस्ट। बी पार्ट है एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें वो डिस्टेंस चाहिए जिसमें एट रेस्ट आएगा, और हमने ये बताना है कि वो डिस्टेंस 0.8 किलोमीटर से कम है या ज्यादा है। अगर तो 0.8 किलोमीटर के इक्वल या उससे कम आता है डिस्टेंस, तो फिर तो ये एरोप्लेन उस आइलैंड पर लैंड कर सकता है, अदरवाइज ये लैंड नहीं कर सकेगा। तो हमने डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन के पहले ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ से हमने टी की वैल्यू को सेपरेट करना है, तो टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई ए। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 100 और एक्सेलरेशन की वैल्यू -5 है। तो इसे सॉल्व करते हैं, नेगेटिव साइन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास टी की वैल्यू आती है टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड। एरोप्लेन को रुकने से पहले जो टाइम दरकार है वो है 20 सेकेंड। नेक्स्ट है पार्ट बी, जिसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि रुकने से पहले
एरोप्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, जिसके मुताबिक है s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। VI की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 20 सेकेंड है, और एक्सेलरेशन यानी रेट ऑफ डिसेलरेशन की वैल्यू -5। वैल्यूज पुट करने के बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास आता है s इक्वल टू 2000 माइनस 1000 डेट कम्स आउट टू बी 1000 मीटर, और इसे अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास आता है 1 किलोमीटर। तो अब एरोप्लेन रुकने से पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रनवे के ऊपर वो है 1 किलोमीटर, जबकि आइलैंड की जो लेंथ है वो है 0.8 किलोमीटर, जो कि इस 101 किलोमीटर से कम है। लिहाजा ये एरोप्लेन उस स्मॉल ट्रॉपिकल आइलैंड पर इस स्पीड के साथ लैंड नहीं कर सकता। तो ये हम आंसर लिखेंगे, नो द प्लेन कैन नॉट लैंड ऑन द एयरपोर्ट बिकॉज इट इज शॉर्टर देन द डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय द प्लेन बिफोर इट कम्स टू एट रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A projectile is launched with an initial speed of 21 meter per second at an angle of 35 degree above the horizontal. Determine the time of flight of the projectile, determine the peak height of the projectile, and C part, determine the horizontal displacement of the projectile। क्वेश्चन है जिसमें हमें डाटा बताया गया कि एक प्रोजेक्टाइल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 21.8 मीटर पर सेकेंड है और उसे हॉरिजॉन्टल के साथ 35 डिग्री का एंगल बनाते हुए लॉन्च किया गया है। तो हमने फाइंड करना है इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट। बी पार्ट में हमने इसकी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है, और सी पार्ट में हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसमें हमने जस्ट फार्मूला पुट करने हैं तीनों क्वांटिटीज के लिए और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन में पहले टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट किसी भी प्रोजेक्टाइल का उसका फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2VI sin थीटा बाई जी। वैल्यूज पुट कर देते हैं डाटा से और हमारे पास कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर वैल्यू आती है टाइम ऑफ फ्लाइट की 2.55 सेकेंड। नेक्स्ट बी पार्ट में हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करनी है और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो फार्मूला है वो होता है h इज इक्वल टू VI स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2G। डाटा से यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी और थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की वैल्यू आती है 7.988 मीटर, जिसे हम 7.99 मीटर भी लिख सकते हैं। सी पार्ट में हमने हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है प्रोजेक्टाइल की, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू VI स्केयर साइन 2 थीटा बाई जी। इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी और एंगल थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ साइन 2 थीटा है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 35 डिग्री करेंगे तो ये हमारे पास साइन 70 डिग्री आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की 45.56 मीटर, जिसे 45.6 मीटर भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 45.2 मीटर हाई क्लिफ and lands a distance of 17.6 meter from the base of the cliff. Determine the magnitude of the launch velocity. क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल जिसे एक 45.2 मीटर हाई क्लिफ से हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया गया है। इस क्लिफ की हाइट को फिगर में हम y से इंडिकेट कर रहे हैं एंड लैंड्स अ डिस्टेंस ऑफ 70.6 मीटर, और ये 17.6 मीटर दूर जाके गिरता है। इसकी इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फिगर में हम x से डिनोट कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द लॉन्च वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है वो लॉन्च वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसका डाटा लिख लेते हैं। डाटा के मुताबिक हाइट ऑफ क्लिफ जो है इसे हमने y से इंडिकेट किया है और इसकी वैल्यू लिखी है 45.2 मीटर, और इसी तरह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल का उसे x से इंडिकेट किया है और इसकी वैल्यू है 17.6 मीटर, और हमने फाइंड करना है इस प्रोजेक्टाइल की लॉन्च वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड, और उसे हम VIX से डिनोट कर रहे हैं। तो आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्योंकि हमने इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वो फाइंड करने से पहले हमें प्रोजेक्टाइल का टाइम पता होना चाहिए कि कितने टाइम में वो जाके लैंड करता है, और इस टाइम को फाइंड करने के लिए हम इस प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल जो डिस्टेंस है उसका पहले फार्मूला यूज करेंगे। द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय द रिलेशन y is equal to 1/2 gt स्क्वायर। इसमें हम टाइम फाइंड करने के लिए y वर्टिकल डिस्टेंस और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और यहां से हम t स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आती है 9.224। स्क्वायर रूट लेने दोनों तरफ, स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास
टाइम की वैल्यू आ जाती है t इज इक्वल टू 3.04 सेकेंड। तो ये वो टाइम है जिसके दौरान एक प्रोजेक्टाइल जिसे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है वो जाके ग्राउंड पे लैंड करेगा। अब हम जानते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसका फार्मूला होता है x इज इक्वल टू VIX इंटू टी। जैसे हमने पढ़ा हुआ है फार्मूला डिस्टेंस के लिए s इज इक्वल टू V एवरेज इंटू टी, बिल्कुल सिमिलरली हमने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए फार्मूला लिखा है x इज इक्वल टू VIX इंटू टी। यहां से हम VIX की वैल्यू फाइंड करेंगे। VIX इज इक्वल टू x बाई टी। x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो कि हमें गिवन है 17.6 इसकी वैल्यू है, और टाइम की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 3.04 सेकेंड। ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दें और कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आती है VIX इज इक्वल टू 5.79 मीटर पर सेकेंड, जो कि इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल लॉन्च वेलोसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Two equal mass cars rolled towards each other on a level, low friction track. One cart rolled rightward at 2 meters per second and the other cart rolls leftward at 1 meter per second. After the carts collide, they couple and roll together. Ignoring resistive forces, find their combined speed. क्वेश्चन है कि दो कार्स जिनका मास इक्वल है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। एक कार्ट राइटवर्ड मूव कर रही है जिसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। फिगर में हम उसे U1 से इंडिकेट कर रहे हैं। एंड द अदर कार्ट रोल्स लेफ्टवर्ड, जबकि दूसरी कार्ट वो लेफ्टवर्ड मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड। फिगर में हमने इसे U2 से डिनोट किया है। कहते हैं कि कोलिजन के बाद ये दोनों कार्ट्स एक दूसरे के साथ कपल हो जाती हैं, यानी अटैच हो जाती हैं और इकट्ठी मूव करती हैं। और हमने अगर रेजिस्टिव फोर्सेस को निगलेक्ट किया जाए तो फिर कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी है कि जब दोनों ये कार्स कोलाइड करती हैं उसके बाद कपल होने के बाद ये एक ही कार्ट बन जाती है और ये मूव कर रही है जिस वेलोसिटी से, अगर उसे v के साथ डिनोट किया जाए तो वो वाली वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो आइए पहले हम इस क्वेश्चन के डाटा लिख लेते हैं। डाटा में हमें बताया गया कि दोनों कार्ड्स का मास सेम है, लिहाजा m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m लिख लेते हैं। पहली कार्ड राइटवर्ड मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, इसे U1 से डिनोट किया है। दूसरी कार्ड वो लेफ्टवर्ड मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी को हम U2 से इंडिकेट करते हैं और ये -1 मीटर पर सेकेंड लिखा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन पहले वाली कार्ड से अपोजिट है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आया है। और हमने फाइंड करना है कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मुताबिक एक सिस्टम का कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होता है वही उस सिस्टम का मोमेंटम कोलिजन के बाद भी होता है। तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, जिसे हम लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्योंकि दोनों कार्ड्स का मास सेम है और कोलिजन के बाद वो एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो इसलिए हम m1 और m2 की जगह सिर्फ m पुट कर देते हैं और कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज हैं v1 और v2 उसको हम, क्योंकि वो सेम है, उसको v से डिनोट कर देते हैं। तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाली इक्वेशन में यही रिप्लेसमेंट कर देते हैं और ये रिप्लेसमेंट करने से हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो ये है mu1 प्लस mu2 इज इक्वल टू mv प्लस mv, यानी राइट साइड पे v1 और v2 की जगह हमने सिर्फ v पुट किया है और दोनों तरफ m1 और m2 की वैल्यू है उन्हें हमने m से रिप्लेस किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे m को कॉमन ले लिया जाए और राइट साइड पे mv प्लस mv ये 2mv के इक्वल आएंगे। तो ये हमने किया है। अब दोनों तरफ इक्वेशन के m कैंसिल हो सकता है और नेक्स्ट इक्वेशन में हम v की क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है तो v को लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू u1 प्लस u2 बाई 2, यानी ये राइट साइड पे जो 2 है ये लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो गया है। तो u1 और u2 की वैल्यूज हमें पता है, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। u1 की वैल्यू थी 2 मीटर पर सेकेंड और u2 की वैल्यू थी 1 मीटर पर सेकेंड, माइनस में थी तो ये लिखेंगे 2 माइनस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये जिसे 0.5 मीटर पर सेकेंड भी लिखा जाएगा। तो ये इन दोनों कार्ड्स की कोलिजन के बाद कॉमन वेलोसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A 0.5 kilogram ball traveling at a speed of 4 meter per second to the right collides elastically with another ball of 3.5 kilogram which is initially at rest.
फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। क्वेश्चन है कि एक 0.5 किलोग्राम का बॉल वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ राइटवर्ड मूव कर रहा है और ये कोलाइड करता है एक और बॉल के साथ जिसका मास है 3.5 किलोग्राम और वो पहले से एट रेस्ट है। और कोलिजन के बाद हमने दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज फाइंड करनी है। इसके लिए हम डाटा लिखेंगे। फर्स्ट बॉल, उसका मास है m1 विच इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम और इसी तरह इसकी जो वेलोसिटी है कोलिजन से पहले ये राइटवर्ड मूव कर रहा है u1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। जबकि दूसरा बॉल, उसके मास को हम m2 से डिनोट करते हैं 3.5 किलोग्राम और क्योंकि कोलिजन से पहले वो एट रेस्ट है लिहाजा उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है उसे u2 से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू 0 है। तो हमने फाइंड करना है v1 द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर द कोलिजन और v2 वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर द कोलिजन। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन, हम जानते हैं कि जब दो बॉल्स इलास्टिकली कोलाइड करते हैं तो पहले बॉल की कोलिजन के बाद वेलोसिटी का फार्मूला होता है v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। इसमें u2 सेकेंड बॉल की वेलोसिटी है कोलिजन से पहले। इस केस में क्योंकि सेकेंड बॉल इनिशियली एट रेस्ट है यानी u2 की वैल्यू 0 है तो इसलिए ये सारे का सारा फैक्टर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये u2 के 0 होने की वजह से ये वाला फैक्टर 0 हो जाता है और बाकी हम m1, m2 और u1 की वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इसे हम अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास v1 की वैल्यू आती है v1 इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। इसमें हमारे पास नेगेटिव साइन आया है। नेगेटिव साइन ये बताता है कि v1 यानी पहले बॉल की वेलोसिटी कोलिजन के बाद उसकी डायरेक्शन अपोजिट है जो पहले इसकी वेलोसिटी थी। पहले ये वाला बॉल राइटवर्ड अगर मूव कर रहा था तो अब ये बॉल लेफ्टवर्ड मूव करेगा। तो यही हमने आंसर लिखा है। नेगेटिव साइन शोज दैट v1 इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू u1 दैट इज 0.5 kg बॉल मूव्स लेफ्टवर्ड आफ्टर द कोलिजन। अब हम सेकेंड बॉल की कोलिजन के बाद वेलोसिटी का फार्मूला लिखते हैं v2 इज इक्वल टू 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2 u2 बाय m1 प्लस m2। दोबारा इधर भी ये राइट साइड पे जो फैक्टर नजर आ रहा है ये u2 के 0 होने की वजह से ये 0 हो जाएगा और बाकी हम वैल्यूज पुट कर लेंगे m1, m2 और u1 की और हमारे पास v2 की ये वैल्यू आ जाएगी। इसे कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करें तो हमारे पास v2 की वैल्यू आती है v2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब है कि ये सेकेंड बॉल राइटवर्ड ही मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A 17.5 gram bullet is fired at a muzzle velocity of 582 meter per second from a gun with a mass of 8 kilogram and a barrel length of 75 centimeter. How long is the bullet traveled in the barrel? A part. B part is what is the force on the bullet while it is in the barrel? Find the impulse exerted on the bullet while it is in the barrel. And D part, find the bullet's momentum as it leaves the barrel. इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक बुलेट जिसका मास 17.5 ग्राम है और उसे फायर किया गया है और इस बुलेट की वेलोसिटी है 582 मीटर पर सेकेंड। ये जिस गन से इसको फायर किया गया है उसका मास बताया गया है 8 किलोग्राम और उसके बैरल की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है। और इसमें हमने फाइंड करना है कि हाउ लॉन्ग इज द बुलेट ट्रेवल्ड इन द बैरल, कितनी देर तक बुलेट बैरल के अंदर रहेगी। और बी पार्ट में हमने ये फाइंड करना है कि इस बुलेट पर कितनी फोर्स एक्ट करेगी। जबकि सी पार्ट में हमने फाइंड करना है कि इस बुलेट पर जो इंपल्स एक्ट कर रही है वो क्या होगी। और फाइनली डी पार्ट में हमने फाइंड करना है कि जब ये बुलेट बैरल से निकलती है तो इसका मोमेंटम क्या होगा। अब हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का डाटा लिखते हैं। डाटा में हमें पहले मास ऑफ बुलेट बताया गया है m इज इक्वल टू 17.5 ग्राम, जिसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाएगा और हमारे पास वैल्यू आती है 0.0175 किलोग्राम। फिर हमें बुलेट की वेलोसिटी बताएगी है, फाइनल वेलोसिटी जिसके साथ ये बुलेट बैरल से निकल रही है 582 मीटर पर सेकेंड, जबकि बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। मास ऑफ गन बताया गया है m गन इज इक्वल टू 8 किलोग्राम।
बैरल की लेंथ बताई गई है 75 सेंटीमीटर, जिसे हम एस से डिनोट कर रहे हैं। इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.75 मीटर, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल में हमने जो कुछ फाइंड करना है वो 4 पार्ट्स हैं। पार्ट ए, हमने टाइम फाइंड करना है कि बुलेट कितनी देर के लिए बैरल के अंदर रहेगी। बी पार्ट में हमने फाइंड करना है कि बुलेट पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। सी पार्ट में हमने बुलेट के ऊपर जो इंपल्स एक्ट कर रही है वो फाइंड करनी है। और डी पार्ट में हमने बुलेट का मोमेंटम फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन के चारों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट ए, हाउ लॉन्ग इज द बुलेट ट्रेवल्ड इन द बैरल, कितनी देर के लिए बुलेट बैरल के अंदर ट्रेवल करती है। डेल्टा टी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहां से हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे बुलेट का। a इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर बाय 2s। इसमें vf बुलेट की फाइनल वेलोसिटी है 582 मीटर पर सेकेंड, vi उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 0 है, और इसके अलावा डिस्टेंस बैरल के अंदर 0.5 मीटर है। ये सारी वैल्यूज इसमें हम पुट कर देते हैं और हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है 2.258 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें बुलेट का क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल गई है तो लिहाजा हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए टाइम फाइंड कर सकते हैं कि कितने देर के लिए, कितने टाइम के लिए बुलेट बैरल के अंदर ट्रेवल करती है। तो vf इज इक्वल टू vi प्लस at, और यहां से डेल्टा टी की वैल्यू है vf माइनस vi बाय a। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें। vi की वैल्यू 0 है, vf 582, और एक्सेलरेशन की अभी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो भी पुट कर देते हैं। तो हमें डेल्टा टी टाइम की वैल्यू का पता चलता है 0.002577 सेकेंड, जिसे हम 0.00258 सेकेंड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी, व्हाट इज द फोर्स ऑन द बुलेट व्हाइल इट इज इन द बैरल। हमने फाइंड करना है कि बुलेट के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो ये पार्ट बहुत आसान है क्योंकि हमें बुलेट का मास भी पता है और उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पता है। तो हम न्यूटन सेकंड लॉ को इस्तेमाल करते हुए, यानी F इज इक्वल टू ma को यूज करते हुए इस पर फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। F इज इक्वल टू ma, जस्ट वैल्यूज पुट कर दें इसके मास की और इसके ऊपर एक्सेलरेशन की, तो हमारे पास फोर्स मिल जाती है हमें F इज इक्वल टू 3951.5 न्यूटन, जिसे हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 3950 न्यूटन। ये वो फोर्स है जो कि बुलेट पर एक्ट कर रही है। पार्ट सी, फाइंड द इंपल्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट व्हाइल इट इज इन द बैरल। हमने बुलेट पर जो इंपल्स एक्ट कर रही है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इंपल्स फाइंड करनी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इंपल्स का वैसे फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। हमें फोर्स की वैल्यू का भी पता है और डेल्टा टी भी हम फाइंड कर चुके हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास इंपल्स की वैल्यू आ जाती है 10.19 न्यूटन सेकेंड, या जिसे हम 10.2 न्यूटन सेकेंड लिख सकते हैं। लास्ट पार्ट है इस न्यूमेरिकल का, फाइंड द बुलेट्स मोमेंटम एज इट लीव्स द बैरल, यानी हमने बुलेट का मोमेंटम फाइंड करना। तो बुलेट का मोमेंटम वो हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी वेलोसिटी की वैल्यू भी पता है और मास भी पता है। तो मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू mv, तो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू mvf। मास 0.0175 और बुलेट की वेलोसिटी है 582 मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वैल्यू आती है 10.18 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जिसे राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे 10.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, ये थे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल और उनके सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।